Assalamu alaikum. So we are here for 100 questions of chemistry marathon for NAD and test 2026. So these are the selected questions which been taken from the past papers of NAD. तो NAD के recent past papers में से और वो जो इस वक्त के करंट सिलेबस से मैच करते हैं उससे लिए गए ये selected 100 questions हैं just for your last minute preparation and a very quick review of the syllabus of chemistry. So here we start. The first one, real gas obey ideal gas behavior at. It's topic for chemistry first year. Gases का topic है जिसके मुताबिक आइडियल गैस दुनिया में वैसे तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनको हम रियल गैस कहते हैं। वो रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर दिखाती हैं, नॉट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर बट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो तो तकरीबन तमाम गैसेस आइडियल बिहेवियर हासिल कर लेती हैं। तो ये ऑप्शन के हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, ये हमारे पास ऑप्शन सी में है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, एंड दैट्स द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? दैट्स चैप्टर नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कौन सी बात होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, रिएक्शन सीजेज, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल एंड रिएक्शन स्टॉप्ड। तो जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम खास तौर पर कहते हैं इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एट दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल, the concentration of reactant and product becomes constant. Now they are not changing but not they are not equal at all. तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन किसी सूरत में नहीं होगा। And chemical equilibrium is said to be dynamic equilibrium, that the reactions are not cease or stop but they are continuing with the same rate. That's why it's called dynamic equilibrium. तो इसलिए आज से जो सही जवाब हुआ वो C ही हुआ। That's the rate of forward and reverse reaction is equal. Catalyst increases the rate of reaction by, catalyst कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन तरीका ये रखा गया है कि जो इंक्रीज करते हैं उन्हें सिर्फ कैटलिस्ट कहते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उन्हें हम इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर खुद लिख दिया हमने कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव कैटलिस्ट। हाउ इट कैन बी डन? तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का रास्ता बदलता है बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ही है डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि ये कहना चाहिए कि रिएक्टिंग द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट्स, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टिंग विद प्रोडक्ट, ये सब इररेलेवेंट है। तो द सही करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following is a strong acid? We have 4 halogen acid and we need to know कि which one is the strongest. तो acid का मतलब है the substance which provides H positive ion in water. इसका मतलब है halogen acid में वो HX bond जो आसानी से पानी में टूट जाएगा, वो बहुत तेज़ी या बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा और हाई आयनाइजेशन करेगा। तो बॉन्ड उसी का टूटेगा जो रिलेटिवली वीक होगा, और चूंकि हैलोजन एसिड की में HX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है पोलैरिटी पर, विच डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस हिसाब से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस हैलोजन का हैलोजन एसिड आसानी से आयनाइज होगा और उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो द वोट गोज टू HI। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम हैलोजेंस में सबसे कम है, इसलिए HI बॉन्ड रिलेटिवली आसानी से आयनाइज होगा एज कम्पेयर टू ऑल अदर हैलोजन एसिड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? मेरे ख्याल में सबसे आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है विच इज़ 4। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन केस अगर कोई ये कह लेता कि इस ऑप्शन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो द चॉइस विल बी फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दे आर ऑल नॉन मेटल्स एंड दे आर हैलोजेंस, बट सोडियम इज अ मेटल। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स दे आर वेरी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन 4 ऑप्शंस में फिर हम कहते हैं सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। मार्श गैस, मार्च का मतलब दलदल, तो वो गैस जो हमने मार्शी प्लेसेस से हासिल की थी, दैट वाज अ डाल्टन जिसने सबसे पहले ये गैस कलेक्ट की थी, और इस गैस को हम IUPAC नेमिंग के तहत आजकल मीथेन कहते हैं और हम इसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। सो CH4 मीथेन का दूसरा नाम है मार्श गैस।
So this is option A. Substance which have same molecular formula but different structural formula are called, तो वो सब्सटेंस जिनका फॉर्मूला सेम हो मगर उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, वी कॉल देम आइसोमर्स. ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑप्शन सी है. बाय द वे जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं उनकी भी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. तो आइसोटोप्स are the atoms of the same element with same atomic number but different mass number. Isomorph हम कहते हैं ऐसे दो substances को जिनका सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो. द टॉपिक इज आइसोमॉर्फिज्म इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. आइसोबार्स बहुत सारी अलग मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है. नॉर्मल फिजिक्स इट इज ऑफ समथिंग हैविंग सेम प्रेशर. बार प्रेशर के लिए यूज होता है, तो आइसोबार हैविंग सेम प्रेशर. तो आइसोबैरिक प्रोसेस आर दी प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर. लेकिन ये टर्म टिपिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में एक और मायने में इस्तेमाल होती है, और वो ये है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम हो बट उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो. सो ये सब हमारे सिलेबस में कोई केमिस्ट्री कोई फिजिक्स में है, तो इसलिए हमें चारों की सही ऑप्शन तो आइसोमर था, लेकिन बहरहाल बाकी सबके बारे में बताओ. ए सोल्यूशन हैज़ 1 × 10⁻³ प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. तो उसकी pH क्या होगी? तो हमें ये याद रखना है कि हमने ये बात थ्योरी में पढ़ी थी कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक अगर वो नेगेटिव पावर ऑफ 10 में लिखी जाए तो उसकी जो नेगेटिव पावर में नंबर होता है दैट्स pH. सो अगर इस सवाल के मुताबिक 10⁻³ है अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो इट सिंपली मीन्स कि जो pH है वो 3 है. सो अगर 3 है तो फिर आपके सामने मौजूद है ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर. विच वन इज दी पोलर मॉलिक्यूल? तो अब अगर हम देखें आपके सामने चार ऑप्शन है, H2O, CH4, CO2, F2. इसमें से कौन पोलर मॉलिक्यूल है? वो पोलर वही होगा जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आमतौर पर तब होता है जब दो ऐसे एटम्स आपस में मिलते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो. तो बड़ा टफ हो गया क्योंकि सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है जिसमें दो सेम एटम यानी फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों फ्लोरीन एक ही जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो नॉन पोलर हुआ. लेकिन बाकी तीनों तो पोलर पोलर से लग रहे हैं. लेकिन अब जरा गौर से देखते हैं. CH4 को हम इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. ऑर्गेनिक में हम ये बात लगातार दफ़ा पढ़ते हैं कि अल्केन्स जो है वो अपने बिहेवियर के एतबार से नॉन पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करते हैं. दे हैव अ वेरी 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 negligible polarity because of a very close electronegativity between carbon and hydrogen. So हम CH4 को तो पोलर नहीं कंसिडर करेंगे. अब मुकाबले में रह गया CO2 और H2 जिसमें डेफिनेटली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है. मगर अब हमें याद आना चाहिए द टॉपिक ऑफ डायपोल मोमेंट, जिसके मुताबिक चूंकि CO2 मॉलिक्यूल लीनियर शेप का है तो इसके दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल CO2 मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बनाते हैं विद डायपोल मोमेंट 0. इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट. तो इस लिहाज से सही ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ वाटर, H2O. When volume and pressure of a given mass of gas is inversely proportional to each other at constant temperature, this law is called, मेमोरी रिकॉल, गैसेस का टॉपिक, मशहूर लॉ बॉयल्स लॉ, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्हाइल यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. तो बॉयल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट. रेट ऑफ रिएक्शन पर 6 फैक्टर्स हैं जो अपना असर रखते हैं. वो हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, रेडिएशन, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट. तो अब यहाँ हमने थोड़ा सा आपकी तवज्जो डाइवर्स किया है और उसमें सरफेस टेंशन एक खाम में लिख दिया. सरफेस एरिया है, बिल्कुल है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन सरफेस टेंशन का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है. इससे प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इंटायरली डिफरेंट थिंग. तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सरफेस को देखते हुए कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं. तो ए इज द राइट आंसर. लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फ्रॉम. लाइन स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक है एटम्स की. तो जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट्स में अप डाउन मूव करके जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं वो स्पेक्ट्रम पे लाइंस की सूरत में आती है. तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम. ग्रुप ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल हो या आइंस हो विल नॉट एग्जिबिट लाइन स्पेक्ट्रम. अच्छा, अब आइन में आप ये कह सकते हैं कि सिंगल एटम का भी आइन होता है, क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव, वो भी
एटम है उसके ऊपर चार्ज आ गया तो कैन गिव लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम यहाँ तीनों ऑप्शंस कंपेयर करके देखें तो आइंस में सिंगल एटॉमिक भी होते हैं, पॉली एटॉमिक भी होते हैं, और यहाँ ऐसी कोई तखसीस नहीं है, जबकि एटम इज़ द बेस्ट आंसर इन ऑल अवेलेबल आंसर्स, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1500 calories of heat is added to a system and 2000 calories of work is done by system. चेंज इंटरनल एनर्जी एस। तो अब आपको याद ये रखना है कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके मुताबिक डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, डब्ल्यू इज वर्क। अब हमें याद रखना है कि अगर हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, तो वो 1500 प्लस हो गई, और जब वर्क सिस्टम करता है तो हम उसे नेगेटिव वर्क कंसीडर करते हैं, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो दैट्स पॉजिटिव। सो इस लिहाज से ये -200 हो गया। तो अब मेरे ख्याल में बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, यू विल हैव -500 कैलोरीज, और दिस इज योर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 20 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of water. Molarity of solution is, molarity का फॉर्मूला हम सबको याद होना चाहिए, स्मॉल पर लीटर। सो मोलारिटी है मोल्स ऑफ सैल्यूट dissolved by divided by the liter of or decimeter cube of solution। तो अब अगर मेरे पास 20 ग्राम NaOH है तो मुझे देखना है NaOH का मोलर मास 40 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो मोल निकालने के लिए मैं 20 को जब 40 से डिवाइड करूंगा तो दिस बिकम्स 0.5, तो इसका मतलब है मोल्स तो हो गए 0.5। वॉल्यूम मुझे दिया है 500 ml विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू लीटर और डेसीमीटर क्यूब बाय डिवाइडिंग विद 1000, तो ये बन जाएगा 0.5। इसका मतलब ऊपर भी 0.5 नीचे भी 0.5, आंसर आएगा 1। सो द करेक्ट आंसर, द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1 मोलर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर विच आइसोमर्स? तो ये दो मशहूर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिनके फॉर्मूले सेम है C6H12O6, बट दे हैव अ डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इस लिहाज से द राइट आंसर इज सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सोप इज, ये हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, जिसमें हम फैट्स को बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो फैट्स टेक्निकली एस्टर हैं और हाइड्रोलाइज होकर दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं, और चूंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। सोप हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन सी है राइट आंसर, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। पूरा सही पर्टिकुलर डेफिनेशन में खास तौर पर लिखा है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में ही अगर हम फैटी एसिड की हम फैट्स की हाइड्रोलाइसिस करें तो फिर सोप बनता है। अगर यहाँ सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई और कैटाइन होगा तो वो सोप नहीं होगा, बिकॉज कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो दे कैन नॉट एक्ट लाइक अ सोप। खैर ये एक अलग बहस है, अभी आपके सिलेबस में नहीं रही, लेकिन बहरहाल द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड 16 सोप इज द राइट आंसर। प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, polymers, biological polymers of small molecules called polymers, मोनोमर से बनते हैं और प्रोटीन्स के मोनोमर हैं अमाइनो एसिड्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़ते हैं और जॉइंट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनाते हैं। 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का रेट उसका हाईएस्ट होगा जिसका मोलर मास कम होगा। ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और मोलर मास। तो अब CO2, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, सबका मोलर मास निकालें, और इस क्वेश्चन में तो हमने आपकी सहूलत के लिए एटॉमिक मास के साथ साथ लिखे हुए। कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 44, अमोनिया का होगा 17, मीथेन का होगा 16, नाइट्रोजन का होगा 28। तो इस हिसाब से जो सबसे कम मोलर मास रखने वाली गैस है उसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, एंड दैट्स मीथेन, सी।
for the given reaction, in which direction does the equilibrium move by increasing pressure? अब ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, ली शैटलियर प्रिंसिपल, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है, इट्स गैसियस रिएक्शन, रिएक्टेंट में भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट में भी गैसेस हैं। प्रेशर का इम्पैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में समझने के लिए हम ये कहते हैं कि जिस तरफ प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, प्रेशर बढ़ाने से उस साइड को फायदा मिलता है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है 1, तो प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। इस लिहाज से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The element having the lowest ionization potential, IP is ionization potential, हमारे पास कौन होंगे? Ionization potential is the minimum energy required to eject an electron from the outermost orbit of an atom in gaseous state। इस हिसाब से जिस एटम का साइज बड़ा होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, तो उसे निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत कम देनी पड़ेगी, आसानी से निकल आएगा। तो लार्ज एटॉमिक साइज ऑलवेज फेवर्स द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आईपी कम होती है। इसी तरह अगर उसका न्यूक्लियस के चार्ज कम होगा, जिस चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल के कम होने की या इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालने की दूसरी वजह हो सकती है लेस न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दोनों ऑप्शंस में मौजूद है। फर्स्ट वाला है लार्ज एटॉमिक साइज, दूसरा वाला है स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। फिर तीसरा वाला है हायर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट्स में है, वो लास्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में आकर उसे शील्ड कर देते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाता है। इसका मतलब है अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को और कम करने की वजह बनता है। इस लिहाज से तीनों ही जवाब वो हैं जो आईपी को कम करने का रीज़न है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज़ ऑल ऑफ दीज। तो अब हमें याद रहेगा आईपी डिक्रीज होगी अगर एटम का साइज ज़्यादा, अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज कम और अगर उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो। और अगर ये चीज़ें रिवर्स कर दी जाए तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस चैप्टर है सॉल्यूशन इन कोलाइड्स का फर्स्ट ईयर में, जहां हमने टॉपिक पढ़ा था सॉल्युबिलिटी का, और वहां ये बात आई थी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है और प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा होती है, जैसे हेनरीज लॉ। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो लिखा है कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस increases with pressure, decreases with pressure, increase with temperature, remains unchanged, तो इसमें सही जवाब होगा increase with pressure according to Henry's law। एसिडिक बफर, बफर उस सब्सटेंस को कहते हैं which tends to maintain the pH of the solution even if the small amount of strong acid or base is added to it। और बफर दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक बफर कहलाता है, एक बेसिक बफर, अकॉर्डिंग टू देयर पीएच। तो बनने का तरीका ये है कि अगर जैसे उन्होंने पूछा एसिडिक बफर, तो वो बनेगा वीक एसिड्स का और उसका ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनाया गया हो, दोनों के मिक्सचर से। तो हमें ऑप्शंस में देखना है वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट किस ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है विच इज़ अ वीक बेस, तो ये तो एसिडिक बफर में हो ही नहीं सकता। दूसरे वाला इसलिए चैलेंजिंग है कि उसमें CH3COOH है विच इज़ अ वीक बेस, और तीसरे में भी CH3COOH है विच इज़ अ वीक एसिड, सॉरी दोनों में वीक एसिड है, इसलिए ये कैंडिडेट हो सकते हैं। अब इनमें से बी ऑप्शन में हमारे पास CH3COONH4 है। NH4 का मतलब है ये सॉल्ट है किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विच इज़ अ वीक बेस, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे ऑप्शन यानी सी में CH3COONA है, और Na का मतलब हुआ कि ये है वो सॉल्ट जो एसिटिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया है। इस लिहाज से ये मेरी कंडीशन को पूरा कर रहा है कि इट्स अ वीक एसिड with its salt with a strong base, जबकि लास्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली नो, क्योंकि उसमें एक एसिड एक बेस है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। What will be the volume of 2.8 grams of CO at 27 degree centigrade with pressure of 0.0821 atm? हमें वॉल्यूम बताना है, जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है, चैप्टर 4 गैसेस। PV इजिकल्स टू NRT हमारा फॉर्मूला होता है, और अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो बन जाएगा V इजिकल्स टू NRT डिवाइडेड बाय, जो कुछ हमें दिया गया है उसके मुताबिक 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, मोलर मास ऑफ CO इज 28, 2.8 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला N 0.1 हो गया, R 0.0821 होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें 273 जमा करें तो ये 300
केल्विन बनेगा और प्रेशर दिया है 0.0821। बड़ा समझदारी से सवाल बना हुआ है क्योंकि अब आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 0.0821 और 0.0821 आपस में कैंसिल होगा। 0.1 और 300 को मल्टीप्लाई कीजिए, योर आंसर इज 30 विच इज ऑप्शन ए। What should be passed over chlorine to produce bleaching powder? Chapter 1 Inorganic Chemistry, second year. Bleaching powder हमारा topic. Hessen-Clever process is the name of the process by which we can prepare bleaching powder by reacting chlorine with slagged lime, that is calcium hydroxide, option C. Which one act as an electrophile? Electrophile is a substance which can attack or attract electron or negative charge. So usually electrophile has a deficiency of electron, either empty orbital or having a positive charge, so that it can easily attract electrons. इस हिसाब से बेंजीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नो डेफिशिएंसी एट ऑल। NO2 के ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है, क्लोरीन के ऊपर प्लस दिख रहा है, तो they both can act as an electrophile. तो सही जवाब हुआ B and C, which is option D. Calculate activation energy of a reaction whose threshold energy is 39 kilojoule per mole and internal energy is 10 kilojoule per mole. So what you have to remember, the activation energy formula is threshold energy minus internal energy. So threshold is 39, internal is 10, so your answer should be 29, and that's your option A. For an exothermic reaction, by increasing the temperature, the reaction proceed towards. तो ये ली शैटलियर प्रिंसिपल है, जिसके मुताबिक टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर मिलती है। सो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उस रिएक्शन को फेवर नहीं मिलेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स रिएक्शन तेज होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन, विच इज ऑप्शन बी। Which salt dissolves in water due to hydrolysis? याद रहे हाइड्रोलिसिस सिर्फ वही सॉल्ट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं बनते, जिनमें कैटाइन या एनाइन कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ें वीक एसिड या वीक बेस से आई हों। इस हिसाब से पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूटिलाइजेशन हुई है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकता। HCl तो खुद एसिड है, वो क्या हाइड्रोलिसिस करेगा, वो सॉल्ट ही नहीं है। और रह गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का सॉल्ट है, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूंकि वीक बेस है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस से बनेगा और इसका ये हाइड्रोलिसिस करेगा पानी में जाकर, एंड दैट्स ऑप्शन बी। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? जो कंपाउंड हमने आपको दिया, अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे बनता है। CH के साथ 2 CH3 है और एक OCH3 है, मिथॉक्सी। तो अकॉर्डिंग टू ये ईथर है IUPAC, दिस शुड बी द पेरेंट चेन एंड दिस शुड बी आवर मिथॉक्सी ग्रुप, तो इट इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, एंड दैट्स योर ऑप्शन ए। नायलॉन एक पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, और इसमें हम एडिपिक एसिड विच इज़ हेक्सेन डायोइक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन या 1,6-डायमाइनोहेक्सेन को मिलाते हैं, और पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए या अमाइड लिंकेज के ज़रिए ये पॉलीमर बनाता है। इसको हम सिंथेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं। जो नेचुरल पेप्टाइड है वो प्रोटीन्स हैं, ये समझो उसकी कॉपी है, तो इसको हम पॉलीअमाइड या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और ये है ऑप्शन बी। When ethyne reacts with water, the final stable product will be. जब इथाइन को हम पानी से रिएक्शन कराते हैं, हम सबको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने कहा था हर दफ़ा आता है। तो जब आप इथाइन में पानी को ऐड करते हैं, and that takes place in the presence of mercuric sulfate and sulfuric acid and at about 70 degree centigrade, तो पहले एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है विच इज़ इथेनॉल, और वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके बनाता है इथानल। तो ये हमें याद हो कि इथाइन जब पानी से रहेगा तो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है इथानल एन एल्डिहाइड, विच इज़ ऑप्शन सी।
The amount of S present, sulfur present in 1.5 मोल of sulfuric acid is. सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में नजर आ रहा है कि एक सल्फर है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फर, तो 1.5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1.5 मोल सल्फर है। तो सिंपली मुझे 1.5 मोल सल्फर का मास निकालना है, उसके मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई करके इट कम्स आउट टू बी 48। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट चैप्टर मोल स्टिचियोमेट्री वाला जो है फर्स्ट ईयर का, ये उसमें से लिया गया। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, this is from chapter 2 and that is ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, और ब्रास कॉपर और जिंक की एलॉय है। ऑप्शन डी। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 2, तो फॉर्मूला नाम से नज़र आ रहा है कि इसमें 6 साइनो ग्रुप होंगे और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो अगर आप ये साहब देखेंगे तो Na4CO taken 6 times, that is option C should be the right structure of this compound. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड, जिस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और गिवन ऑप्शंस में ये ऑप्शन डी में है, दैट इज इथाइन। From which period does the configuration 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d3 belongs? हमने आपको निशानी बताई थी कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए सबसे बड़ा कोफिशिएंट SPDF के साथ क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 4s, तो 4 आ रहा है, इसलिए दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, दैट इज ऑप्शन 2 बी। Which rule violated in following configuration? हमने चार रूल्स पढ़े, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, ऑफ वाव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई एक रूल इसमें या एक से ज़्यादा रूल इसमें ब्रेक हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो गलती ये है कि हमने 4s में 3 लिखा हुआ है, जबकि 4s की टोटल कैपेसिटी 2 है, 4s 3 नहीं हो सकता। ये किस रूल की वायलेशन है? तो अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता था मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सबशेल्स, इस लिहाज से ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है। अफवाह प्रिंसिपल और N+L रूल ये दोनों हमें बताते हैं सीक्वेंस, किसको पहले भरना है किसको बाद में भरना है। अगर उसमें गलती आती तो हमें नहीं टिक करते। और हुंड्स रूल हमें बताता है the distribution of electron in the orbitals of the same subshell, जिसे हम degenerate orbitals कहते हैं। तो ये दोनों बातें बहरहाल फिलहाल नहीं थी, तो सिर्फ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड, अमाइड हमारे पास होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ हो और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप हो, यानी RCONH2, ऑप्शन ए, दिस इज कॉल्ड अमाइड। उसके नीचे जो ऑप्शन दिया है RNH2 वो अमाइन है। उसके नीचे जो ऑप्शन दिया है वो टेक्निकली सही भी नहीं दिया है क्योंकि उसमें कार्बन की पूरी वैलेंसी नहीं, लेकिन जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये कि एन ऑक्सीजन इज इन बिटवीन 2 कार्बन, तो ये ईथर लिंकेज बनता है, लेकिन वैलेंसी इज नॉट प्रॉपर, तो ये वैसे ही गलत हो गया और नन ऑफ दीज तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो ए इज द राइट आंसर। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम डैश कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव्स कहना चाहिए फ्रॉम डैश कार्बन, एंड दैट्स बीटा, इसीलिए इन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसके बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शंस में निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, अब इसमें हमें बताना है कि कौन आइसोमर्स हैं। इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर फॉर्म आइसोमर नहीं हो सकते। इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन और डाई इथाइल ईथर में 4। इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर एक दूसरे के आइसोमर बिल्कुल है। इथाइल अल्कोहल C2H6O है और डाई मिथाइल ईथर भी C2H6O है, जबकि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन तो हो ही नहीं सकते, एक में 6 कार्बन एक में 7 कार्बन, इसलिए बी इज द राइट आंसर। C6H12O इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, हमें याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है वो हो रही है CnH, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है और एक ऑक्सीजन है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स, this is the general formula of ketones, this is the general formula if the alcohol is in cyclic structure and if alcohol contains a double bond। इस हिसाब से ये 3 A B C तीनों ऑप्शंस पर पूरा उतर रहा है और all of the above should be the right answer। तो IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड हमें पता है, हमने फिनोल के टॉपिक में पढ़ा था। इसमें OH ग्रुप, दैट्स टेक्निकली फिनोल विथ 3 नाइट्रो ग्रुप एट 2, 4 and 6 कार्बन। इस हिसाब से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल शुड बी द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट मशहूर है, इसे कहते हैं ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट, दैट्स ऑप्शन ए। Which substance gives Tollens test? Tollens test is a test used to distinguish between aldehydes and ketones.
तो एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और इसके नतीजे में सिल्वर मिरर बनाते हैं, जबकि कीटोन्स या कोई भी और कंपाउंड ऐसा नहीं कर सकता। तो एल्डिहाइड इज द राइट आंसर। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ट्रिकी क्वेश्चन। अगर अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और अल्कीन बनाता है, और अगर वो एक्वस सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो एसएन रिएक्शन करता है और अल्कोहल बनाता है। सो दिस इज ऑप्शन सी। एलिमेंट्स इन सिमिलर ग्रुप हैव सेम नंबर। एक पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर स्टेटमेंट लिखिए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस सो ऑन इज द इक्वेशन फॉर हेसिस लॉ विच इज द लॉ फॉर कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो यहाँ सारी हीट ऑफ रिएक्शंस को ऐड किया जा रहा है, तो दिस इज हेसिस लॉ। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H14 एग्जिस्ट। तो ये जो 6 कार्बन वाला अल्केन है इसके टोटल 5 आइसोमर बनते हैं। जो सिंपल हमने आइसोमर्स बनाने सीखे थे तो हमने आपसे कहा था कि 5 कार्बन वाला जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर होते हैं, 6 कार्बन वाले हेक्सेन के 5 होते हैं, 7 कार्बन वाले हेप्टेन के 9 होते हैं। तो कम से कम ये फिगर्स हमें याद होनी चाहिए। तो हियर इट इज 5, ऑप्शन ए। 49 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ लगाएं तो जलन पैदा होती है, जख्म पड़ता है, यानी इट्स कास्टिक टू टच, सो इट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, दैट्स ऑप्शन डी। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं with 10 water of crystallization. Aldehyde and ketones are obtained by catalytic oxidation of। aldehyde और ketones को हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हासिल कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, लेकिन जिस तरह का ऑप्शन दिया है उसमें सिर्फ अल्कोहल ही है, तो इसलिए अल्कोहल ए इज द राइट आंसर। एसिडिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। एसिडिक एसिड को मीथेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर का सबसे आखिरी रिएक्शन था जिससे अल्केन बनता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन ये प्रोसेस से हम एसिडिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट रिक्वायर्स the reaction of acetic acid with sodium hydroxide in the presence of lime, that is calcium oxide. The end product of Tollens reagent test, अगर कोई चीज़ Tollens reagent test पॉजिटिव देती है जो कि एल्डिहाइड देते हैं, तो हमें आखिर में क्या नज़र आता है? तो जैसे हमने पहले भी कहा, सिल्वर मिरर बनता है, बिकॉज Tollens reagent में मौजूद सिल्वर प्लस 1 कैटाइन रिड्यूस होकर सिल्वर मेटल बनाता है, सो दैट फॉर्म्स सिल्वर मिरर, विच इज ऑप्शन सी। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन का मतलब है कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और अगर एक पाई बॉन्ड बन रहा हो तो एक भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए दिस शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, विच इज ऑप्शन सी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन इज, यानी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजेंस में से कौन है, यानी जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। तो खुद रिड्यूस वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो इस लिस्ट में है फ्लोरीन। सो इट्स अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग 4 हैलोजेंस। दिस केमिकल नेम ऑफ C2H4O2, C2H4O2 फॉर्मूले से नजर आ रहा है, दिस फॉलोज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो गिवन ऑप्शंस में चूंकि एस्टर तो कोई है नहीं और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड कहलाता है, ऑप्शन सी हो गया। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन और टू प्रोसीड द रिएक्शन, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दैट्स ऑप्शन ए। एल्डिहाइड और कीटोन्स 4 में से कौन सी बात कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप्स, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब कर सकते हैं, इसलिए ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया, ऑप्शन बी में लिखा है, लेकिन इट्स ऑल ऑफ दीज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए, किसी का भी इवेपोरेशन हो, इवेपोरेशन में चूंकि लिक्विड की सरफेस से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चले जाते हैं और पीछे मीडियम और लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाते हैं, तो एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप्स होती है, यानी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसलिए इवेपोरेशन इज ऑलवेज ए कूलिंग प्रोसेस, चाहे वो वाटर का हो या किसी और का हो। बी, tendency of an atom to attract shared electron is called electronegativity. This is the definition of electronegativity कि जब 2 एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया जाता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इज एन एग्जांपल ऑफ
मल्टी डेंडेट लिगेंड या जिसको आप कहते हैं चीलेटिंग एजेंट, तो अब इसमें दोनों ही बातें सही हैं, तो हम इसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चीलेटिंग एजेंट कहेंगे, लेकिन इसमें अगर किसी ने मल्टी डेंटेट लिगेंड भी लिखा इट विल बी इक्वली करेक्ट बिकॉज ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है. So in that case, this has been taken from the past years of NAD, but both C and D should be correct. PVC is formed by, PVC is polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride means the polymer of vinyl chloride which is chloroethene. तो ये बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोइथीन या विनाइल क्लोराइड से. दैट्स ऑप्शन ए. 62 किप सेपरेटर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन हमें एनईडी के तकरीबन हर पेपर में मिलता है. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ. ये पुरानी बुक में पूरा टॉपिक था. अब ये इस तरह है कि जो प्रैक्टिकल में हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं उसमें इस एपरेटस को इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये एपरेटस H2S गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन योर प्रैक्टिकल्स. सो इस सेंस में इसका कुछ लिंक बनता है. बहरहाल तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ अपने जहन में रखेंगे. किप्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर मेकिंग H2S. दैट्स ऑप्शन बी. रिएक्शन दिया है कि अगर ए और बी आपस में मिलकर ए बी बनाए और अगर हम ऐसा करें कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को 3 फोल्ड कर दें यानी 3 टाइम्स कर दें, तो बताइए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन ए की डायरेक्ट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इसकी रेट इक्वेशन बनेगी उसके मुताबिक द रेट इज प्रोपोर्शनल टू बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड दे आर मल्टीप्लाइड. तो अगर मैं एक की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करूंगा रेट 3 टाइम्स होगा, दूसरे की भी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करूंगा, तो चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. दैट्स ऑप्शन बी. एस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन. एस्टर के बनने के प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन कहते हैं एंड दैट्स अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. सो दिस इज ऑप्शन बी. 64. 65 द बॉन्ड फाउंड इन अमोनिया. अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, इसलिए आयनिक या मेटालिक बॉन्ड बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ जेन्युइन केमिकल बॉन्ड, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसलिए यहाँ है कोवेलेंट बॉन्ड. Sodium reacts with more vigorously with water than lithium. Why? So the reason is sodium is more reactive or electropositive than lithium and that's option B. The coating of zinc is, बहुत सारे तरीके हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी है, सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन, और सेकेंड ईयर में भी आता है जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि मेटल्स खासतौर पर आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम बहुत सारे तरीके रखते हैं. उसमें से एक तरीका ये कि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. सो दिस इज ऑप्शन सी. ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, सब गैसेस जो नोबल गैसेस उनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन से उसका 1s ऑर्बिट पूरा भर जाता है तो उसको हम डुप्लेट कहते हैं. तो हीलियम इस तरह से इन 4 ऑप्शंस में एक्सेप्शन था. मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं क्योंकि लैक्टोज दूध में होता है तो इसलिए हम इसे कहते हैं मिल्क शुगर, दैट इज लैक्टोज. ऑप्शन बी है लिक्विड बॉइल्स व्हेन. लिक्विड बॉयल कब होता है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से तब होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए. सो ऑप्शन ए, इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स when the liquid boils. फर्टिलाइजर्स विच कंटेन्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वी कुड हैव ए प्रॉपर और बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. तो उसकी जो फीचर्स हैं उसमें यह है कि इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, 3 में से कोई एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होता है, दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो अब जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों हो, गिवन ऑप्शंस में यूरिया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, तो सिर्फ नाइट्रोजन होता है. अमोनियम सल्फेट में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, अमोनियम है. और पोटाश सिर्फ पोटेशियम है. तो DAP दरअसल एब्रीविएशन है डाई अमोनियम फॉस्फेट का, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और नाम से भी पता चल रहा है. और जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो NH4 टेकन ट्वाइस HPO4, इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन दोनों हैं. सो दैट्स आवर आंसर डी.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विनेगर इज CH3COOH। एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड को हम विनेगर कहते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, सिरके से हासिल होता है। तो ये है CH3COOH। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, वैसे तो पेट्रोल बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, लेकिन जिसे उसे मेन कंपोनेंट कहते हैं वो है 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, एंड सो इट्स ऑक्टेन। ए which is a noble gas with the weak van der Waal forces। तो इनमें से कौन सी नोबल गैस ऐसी जिसमें सबसे वीक van der Waal forces हो? van der Waal forces जो कि इन एटम्स के बीच में होंगी वो होंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये सिंगल एटम है, पोलैरिटी है नहीं, तो डायपोल डायपोल मूवमेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो सिंपली डिपेंड करती हैं एटम के मास पर। तो जिसका एटॉमिक मास कम है उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम है, इस लिहाज से हीलियम में सबसे कम, और इस लिस्ट में मौजूद क्रिप्टॉन का मोलर मास जो कि सबसे ज़्यादा है तो उसकी van der Waal फोर्सेस कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होंगी। लीगेंड्स हम कहते हैं ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स या आइंस को विच हैव कैपेबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये लोन पेयर डोनर्स हैं, इसलिए वो लुईस बेस भी होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल भी होंगे। तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ये बनते हैं लुईस बेस, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या सिर्फ ये कह देना कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं या लुईस एसिड हैं, दे आर ऑल रॉन्ग आंसर्स। तो बी इज द राइट आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मशहूर है, आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी यूज किया है। KMnO4 पर्पल कलर का, इस ऑप्शन सी। 77 में है कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये तीनों मशहूर एग्जांपल्स हैं ऑफ अ क्लास ऑफ लिपिड्स कॉल्ड स्टीरॉइड्स। तो ये है ऑप्शन सी, स्टीरॉइड्स। No two electrons can have the same set of 4 quantum number. This is the famous statement of Pauli exclusion principle, which is option B. The number of elements in each lanthanide and actinide series are 14, क्योंकि ये दोनों f block element है और f orbital की capacity है 14, तो इन दोनों में lanthanides और actinides दोनों में 14 elements होते हैं। Hybridization utilized by carbon in CF4 is just like CH4, so इसमें tetrahedral shape है तो sp3 hybridization होगी, that's option C. The sum of exponents of the reactants in a rate expression, जब हम rate expression लिखते हैं तो उसमें reactant की concentration के जो exponents होते हैं वो order of reaction कहलाते हैं, that's option A. तो A और B दोनों सही नहीं है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहते बहरहाल, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओनली A इज द राइट आंसर। हेसिस लॉ अप्लाई किया जाता है किस चीज पर? हीट चेंज इन रिएक्शन, तो या इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन पर, दैट्स ऑप्शन सी। NaHCO3 अभी ऊपर हमने तस्करा किया था, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कॉमनली कहते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी केक बिस्किट वगैरह बनाने के लिए। क्लोरोप्रोपेन हैज 2 चेन आइसोमर्स। क्लोरोप्रोपेन में प्रोपेन के साथ क्लोरीन लगा है, जिसकी 2 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। सो इसका मतलब है इसके 2 पोजीशन आइसोमर होंगे, नॉट सॉरी चेन नहीं, पोजीशन आइसोमर होंगे। 3 कार्बन की एक ही चेन हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन के अलावा कोई और हो नहीं सकता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सिर्फ उनमें होता है जहाँ मल्टीवैलेंट एटम फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हो, तो क्लोरीन इज यूनिवैलेंट, तो उसमें नहीं, और मेटामर्स भी इसमें नहीं होते, तो इसलिए पोजीशन आइसोमर्स। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की सीक्वेंस के हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स हैं, एक्सट्रीम राइट पे नॉन मेटल्स हैं, और दरमियान में मेटालिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कम और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होता है, इस हिसाब से ये है एक्सट्रीम राइट, ऑप्शन ए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल माना जाता है, एयर में 78% है, विदाउट रिएक्टिंग ईजिली विद एनीथिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 3 बॉन्ड्स तोड़ने ज़रूरी हैं, इसलिए ये स्टेबल है, ऑप्शन ए। In primary alkyl halide, halogen atom is attached to a carbon which is already attached with 1 carbon and 2 hydrogen. 1 डिग्री इसको इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी कार्बन एक कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन ए है। सेकेंडरी कार्बन में 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ कार्बन लगा होता है। टर्शरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता और जो कार्बन टर्शरी कहलाता है उसके 3 तरफ कार्बन ही होता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन? बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप गिनते हैं तो ये बना बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के तमाम 6 कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो पाई तो गिनना नहीं है, तो इस हिसाब से 6 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, फिर हर एक का हाइड्रोजन के साथ भी एक एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 CC सिग्मा बॉन्ड है और 6 CH सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में है, दैट्स ऑप्शन ए।
The hydrogenation of alkene, that means reduction of alkene. Alkene में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अल्केन बनाएगा. So your answer should be C. Van der Waals forces are present in which type of crystals? कौन से crystals ऐसे हैं जिनमें Van der Waals forces होंगी? Ionic crystals में ionic bond होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग होगी. बच गया मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉन डर वाल फोर्सेस होती हैं. सो दिस इज ऑप्शन बी. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट से हमें अल्केन मिलता है. तो ये जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के उसमें था. अमाइंस के साथ रिएक्शन करें तो भी अल्केन्स मिलता है, और पानी के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो भी अल्केन्स मिलता है. ये कहते हैं ना कि लॉन्गर अल्केन्स इज एक्सट्रीमली इनएप्रोप्रिएट, बिकॉज कहने को तो कह सकते हैं भाई अल्केन है तो लॉन्गर भी होगा, ऐसा नहीं है. हमें ये याद रखना है कि जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है उसमें एक शर्त ये थी कि जिसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है वो 4 कार्बन तक स्टेबल ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाता है. 4 से ज़्यादा कार्बन पर उसकी स्टेबिलिटी मशकूक है. तो इससे लॉन्गर अल्केन्स बनने का प्रोसेस वैसे ही थोड़ा मशकूक हो जाता है. इसलिए द एप्रोप्रिएट आंसर इज अल्केन. इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम इज अ स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी गैसेस एसटीपी पे या एक सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हों और उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो उनका वॉल्यूम सेम होगा. फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड. जब हम क्लोरीन को पानी में डालते हैं दोनों चीज़ें बनती हैं. रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ क्लोरीन, जिसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं. चैप्टर 1 में S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. वो जिसमें सेंटर एटम में एक ऑर्बिटल खाली होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. यूजुअली ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो ग्रुप 3 के होते हैं. सो अगर आप गौर करें तो अमोनिया ग्रुप 5 का है, वाटर में ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है. ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकते, तो बल्कि डोनर्स हैं, लीगेंड्स हैं. BH3 बोरॉन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो ये हमारा जवाब हो गया. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है. ऑप्शन सी. 96 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की या आयनाइजेशन पोटेंशियल की. दैट्स ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लोन पेयर. अब इन सब में किसके पास लोन पेयर है? तो वाटर का फॉर्मूला H2O, उसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं. अमोनिया का फॉर्मूला NH3, उसमें नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है. मीथेन में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है. तो इसका मतलब है A और B दोनों सही हैं. Water and ammonia. So D is the right option. The volume of 1 mole of gas when both temperature and pressure are halved will be. अगर आपके पास 1 मोल है और उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हाफ करूं. तो इस साथ 2 चीज़ें लग रही हैं. टेम्परेचर हाफ करने का मतलब चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, और प्रेशर हाफ करने का मतलब बॉयल्स लॉ के हिसाब से जब प्रेशर हाफ होता है तो वॉल्यूम डबल हो जाता है. तो इसका मतलब है एक चीज़ वॉल्यूम को आधा करेगी, दूसरा उसको डबल करेगी. तो इसका मतलब जो वो था वही रहेगा. सो इट मीन्स नो चेंज, रिमेन्स सेम. SH ग्रुप थायो अल्कोहल या मर्सप्टेंस कहलाता है. तो ये हो गया ऑप्शन बी. और फिर परसेंटेज ऑफ नियॉन वेपर्स इज 25% एंड दैट ऑफ मर्करी इज 75%. इफ टोटल प्रेशर इज 50 atm देन पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन विल बी. दिस इज फ्रॉम द डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड वेरी इजी क्योंकि परसेंटेज दी गई है. तो टोटल प्रेशर में नियॉन का वही हिस्सा होगा जो उसका वेपर्स में यानी मिक्सचर में जितनी परसेंटेज है. तो अगर वो 25% है तो इसका मतलब है उसका प्रेशर भी 25% होगा. यानी 50 को 25% से आप मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा 12.5 विच इज़ ऑप्शन. ये हो गए 100 रैपिड क्वेश्चंस फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर NED और इन सब के आंसर्स. थैंक यू वेरी मच.